नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की अभी तक की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। आज पूरे देश में बकरीद का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बकरीद को ईद उल अजहा, ईद उल जुहा अथवा ईद उल बकरा के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार त्याग और इंसानियत का प्रतीक माना जाता है। इस्लाम धर्म में इसे कुर्बानी का त्योहार भी कहा जाता है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक हर साल की ईद की तारीख चांद की स्थिति पर आधारित होती है। जुल्हिज्जा की 10वीं तारीख को ईद उल जुहा मनाया जाता है। आज सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नए नए कपड़े पहने और नमाज के साथ इस त्योहार की शुरुआत की। एक दूसरे को ईद मुबारक की तोहफे दी और मिठाइयां बांटी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कॉल करके इस महीने के आखिरी में कनानास्किस में होने जा रही G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने का न्योता दिया है। पीएम मोदी ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। यह शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून तक कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में आयोजित किया जाएगा। मार्क कार्नी के भारत को भेजे गए इस न्योते को एक बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। यह संकेत है कि कनाडा जस्टिन ट्रूडो की पूरी सरकार की तरफ से दोनों देशों के रिश्ते में डाली गई खटास से कनाडा आगे बढ़ने को तैयार। पश्चिम एशिया का गाजा मानवीय संकट और भूखमरी से जूझ रहा है। गाजा में हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट और भूख के बिलबिलाते और कुपोषण से जूझते बच्चों की तस्वीरों से लगाया जा सकता है। साथ ही खाने पीने के आसमान छूते दामों से भी हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने खलबली मचा रखी है। वीडियो में गाजा में एक बेटी के पिता ने कहा, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उनकी बेटी को पसंदीदा बिस्किट मिल गया है। उन्होंने कहा कि हालांकि इसकी कीमत 1.5 यूरो से बढ़कर 24 यूरो से भी ज्यादा हो गई है, अर्थात भारतीय रुपयों में 2400 रुपए। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को उम्मीद पोर्टल की शुरुआत की, जिसमें सभी वक्फ संपत्तियों की जियो टैगिंग के बाद एक डिजिटल सूची तैयार की जाएगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि समुदाय के स्वामित्व वाली वक्फ संपत्तियों का गरीब मुसलमानों के लिए प्रभावी और निष्पक्ष उपयोग को सुनिश्चित करेगा। रिजिजू ने कहा कि इससे न केवल पारदर्शिता आएगी बल्कि आम मुसलमानों, खासकर महिलाओं और बच्चों को भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, यह उम्मीद पोर्टल प्राकृतिक वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 का ही एक संक्षिप्त रूप है। शुक्रवार को मोहन भागवत ने नागपुर में 2 पुस्तकों संघ जीव भाग 1 और 2 के विमोचन के अवसर पर कहा कि संघ के स्वयंसेवकों बिना किसी पहचान या प्रशंसा की इच्छा के अपने कर्तव्यों का निर्वाह सहजता से करते हैं। उन्होंने कहा, संघ कार्यकर्ता साधारण जीवन जीते हैं लेकिन समाज के उत्थान के लिए प्रयास करते हुए अक्सर अपने कार्यों से असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। संघ कार्यकर्ता सहजता से अच्छा काम करते हैं, उन्हें कोई अतिरिक्त विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता और वे ऐसा करते रहते हैं। भागवत ने कहा कि विमोचित पुस्तकों के लेखक रामचंद्र देव तारे ने अपने प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित इस पुस्तक को सरल, सुलभ और शैली में लिखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन पर लगातार हमला करते हुए एलन मस्क ने एक सर्वेक्षण शुरू किया था, जिसमें 200 मिलियन से अधिक अनुयायियों से पूछा गया था कि क्या अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का समय आ गया है जो वास्तव में मध्यम वर्ग के 80% लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। मस्क के सवाल पर 41,43,244 वोट मिले हैं, जिनमें से 81% ने हाँ में वोट दिया है। मस्क ने पार्टी के लिए एक संभावित नया नाम द अमेरिका पार्टी रखा है। वहीं ट्रंप ने कहा कि मस्क पागल हो गए हैं, वो केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। भारत में 200 किलोमीटर की नहर और 12 किलोमीटर लंबी सुरंग परियोजना को मंजूरी मिल गई है। सीमा पार आतंक पर प्रहार के लिए भारत ने सिंधु, सतलज और व्यास नदियों का पानी अपने उपयोग तक सीमित रखने की रणनीति बनाई है। इसके तहत रावी व्यास को सतलुज से जोड़कर जल भारत में रोका जाएगा और नहरों और सुरंगों से यमुना से जोड़कर इसे राजस्थान और हरियाणा तक पहुंचाया जाएगा। करीब 200 किलोमीटर की नहर परियोजना में 12 बड़ी सुरंगें बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इन परियोजनाओं को पूरा होने में 2 से 3 साल का समय लगेगा। इससे यमुना को भी नया जीवन मिलेगा। दिल्ली की हरित संपदा को बचाने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण विभाग ने दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1994 की धारा 8 के तहत नई गाइडलाइन जारी की है। पर्यावरण मंत्री सिरसा ने बताया कि बिना वृक्ष अधिकारी की अनुमति के पेड़ काटना या हटाना गैर कानूनी होगा, लेकिन आपात स्थिति में तुरंत कार्यवाही की छूट दी गई है। सरकार का ये कदम आपात स्थिति में तेज कार्यवाही को आसान बनाएगा, साथ ही पेड़ों की अवैध कटाई पर लगाम भी लगाएगा। सिरसा ने कहा, कानून के दुरुपयोग होने पर सख्त कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली की हरियाली और लोगों की सुरक्षा दोनों महत्वपूर्ण है।
बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का काफिला सड़क हादसे का शिकार बन गया। आज सुबह करीब 1:30 बजे तेजस्वी यादव मधेपुरा से वापस लौट रहे थे। इस दौरान उनके काफिले की गाड़ी में एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे तेजस्वी यादव के काफिले में चल रहे 3 सुरक्षाकर्मी जख्मी हुए हैं। वहीं तेजस्वी यादव पूरी तरह सुरक्षित हैं। यह हादसा वैशाली जिले के गोरल में NH-22 मार्ग पर हुआ। तेजस्वी ने कहा, सब कुछ मेरे सामने ही हुआ। अगर थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता तो हम लोग भी शिकार बन सकते थे। यूक्रेन द्वारा रूस के परमाणु बम वर्षक विमानों को निशाना बनाए जाने के कुछ दिनों बाद मॉस्को ने लगभग पूरे यूक्रेन पर हमला कर दिया है। इस ड्रोन हमले से कम 9 क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। इनमें कीव, लवीव और सुमी शामिल हैं। इस हमले में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने रात भर के हमले में 400 से अधिक ड्रोन और 40 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जिससे यह युद्ध के सबसे बड़े हमलों में से एक बन गया है। जेलेंस्की ने कहा कि इस हमले में 80 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यूक्रेन के लगभग पूरे हिस्से को निशाना बनाया गया है। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।